नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ वैद्य रश्मि श्रीनिधि आयुर्वेद के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अष्टांग हृदय का एक टॉपिक जो 14वां अध्याय है, चतुर्दश अध्याय जो है द्विविधोपकरणीय, दो प्रकार की चिकित्सा जो बताई गई है। एक है ये संतर्पणजन्य और एक है हमारी अपतर्पणजन्य। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, संतर्पणजन्य योग्य जो व्याधि है उसकी एक लिस्ट आती है जिनमें हमें ब्रूहन देना है, और एक अपतर्पण योग्य व्याधि जो बताई गई है लिस्ट, उसमें हमें लंघन करना है, मतलब उनमें हमें अपतर्पण चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ये संतर्पण योग्य और अपतर्पण योग्य की जो लिस्ट रहती है वो हमेशा एग्जाम में भी पूछी जाती है और प्रैक्टिस में भी ये हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो संतर्पण योग्य व्याधि में सबसे पहला आता है व्याधि भेषज। जो श्लोक बताया गया है डिटेल में उसको मैंने ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके यहाँ पे लिखा है। जो व्याधि भेषज मध्य स्त्री शोक इससे कर्षित है, मतलब व्याधि भेषज मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन संहिता में आया है कि ज्वर इत्यादि व्याधि के कारण जो कर्षित है, मतलब उसका वेट लॉस हुआ है, वो क्षीण है, वो उस व्याधि से पीड़ित है। मध्य के कारण जो क्षीण हुआ है, जो स्त्री संबंध के कारण कर्षित है, और शोक मतलब कुछ तो दुख है, बहुत ज़्यादा रोना आया है, किसी मानसिक शोक जो रहता है उसके कारण जो कर्षित है, ऐसे। ठीक है, तो इसके कारण जिसका कर्षण हुआ है उसमें हमें संतर्पण करना है। फिर आता है भार अध्व उरक्षत क्षीण रुक्ष वातलान। भार मतलब जिसने बहुत ज़्यादा वेट को उठाया है, बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाकर जो एक्सरसाइज की जाती है वो आता है इसमें। अध्व यानी जो बहुत ज़्यादा चल के आया है। उरक्षत व्याधि के कारण जो क्षीण हुआ है, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा रुक्ष है और जिसमें वात व्याधि ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिसकी प्रकृति वात है यानी रुक्ष है, तो हमें उसमें भी ये सब के कारण जो दुर्बल हुआ है उसमें भी हमें संतर्पण करना है। फिर आता है गर्भिणी, जो प्रेगनेंसी वाला जो टाइम पीरियड है उसमें, और आफ्टर डिलीवरी वाला जो सूती का परिचर्या बताई गई है वो। फिर आता है बाल मतलब बच्चों में, और वृद्ध यानी बुढ़ापे में। ऐसे ये 4 नाम भी हम याद रख सकते हैं। तो इसमें भी हमें संतर्पण करना है। ग्रीष्म अपरानपी, ग्रीष्म माने हमारे समर का जो टाइम है उसमें हमें सभी को ब्रूहन देना है। और आगे आता है अपतर्पण योग्य का लिस्ट, जिसमें पहला आता है प्रमेह, आम दोष और अतिस्निग्ध। प्रमेह यानी डायबिटीज जो जिनको है वो हमारा व्याधि ही हमें आम या फिर अति मधुर अन्नपान से हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में हमें अपतर्पण उसमें करना ही है। जो वेट लॉस रहता है, जो रुक्षण चिकित्सा है, जो लंघन कराना है, वो प्रमेह में हम करते हैं। आम दोष यानी आम व्याधि जिसमें आम शरीर में बनता है, आमवात हो, अजीर्ण हो, या आम दोष जो भी विसूचिका इत्यादि जो व्याधि हमें दिखाई देते हैं, जिसमें इंडाइजेशन है, इंडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रहता है, उसमें भी हमें लंघन कराना होता है, वो रहा अपतर्पण योग्य व्याधि। अतिस्निग्ध जिसमें ज़्यादा स्नेहपान किया गया है उसमें भी अपतर्पण कराना चाहिए। ज्वर में भी अपतर्पण, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, ज्वर में संतर्पण भी है और अपतर्पण भी बताया गया है। और उरुस्तंभ व्याधि में भी आम रहता है, वो भी हमें अपतर्पण से ही दूर करना होता है। कुष्ठ जो एक स्किन डिसीज है, विसर्प माने हर्पिस जोस्टर जैसा भी एक स्किन डिसीज, विद्रधि जो कि एब्सेस रहती है, प्लीह माने स्प्लीन रिलेटेड कोई भी डिसीज हो उसमें भी हमें अपतर्पण करना चाहिए। फिर आता है एक ग्रुप जो शालक्य के रिलेटेड है, शीर, कंठ और अक्षी रोग। शीर माने शिरोभाग के जो हमें कफ का प्रदेश देखते हैं, शीर का भाग हमारा कफ का स्थान बताया गया है, तो शीर अपतर्पण में आया। कंठ के रोग भी जो है कफ रिलेटेड वो भी अपतर्पण में आ गए, जिसमें भी हमें लंघन कराना चाहिए। अक्षी रोग जो अधिमंथ अभिषंध जैसे व्याधि बताई गई है उसमें भी लेकिन आमज पैथोलॉजी हमें दिखनी चाहिए, आम प्रेजेंट चाहिए। तो ये सारी व्याधि की लिस्ट हो गई। और अब उसमें आता है आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत इजी टाइप है, वो है स्थूल, यानी जिसमें स्थूलता ज़्यादा है, ओबेसिटी वाला पेशेंट, उसमें तो हमें लंघन देना ही है। उसमें क्या अपतर्पण बाय लंघन। और ऋतु अनुसार जैसे हमने संतर्पण में देखा था कि ग्रीष्म में सभी को संतर्पण करना चाहिए, वैसे अपतर्पण में शिशिरे
अपराह्न में, मतलब ये ठंड का मौसम है, इसमें हम किसी को भी लंघन दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें संतर्पण और अपतर्पण ऐसी 2 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। ये है संतर्पण माने इसमें हमें ब्रूहन करना है, अपतर्पण माने इसमें हमें लंघन करना है। तो ये है उसकी लिस्ट।